जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, सबसे पहले आज अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि नमन। आज ही के दिन उन तीनों को फांसी दी गई थी और वो हमारे लिए स्वर्णिम इतिहास का हिस्सा बन गए। आज इन तीनों के शहादत दिवस पर भगत सिंह की एक खास कहानी मैं पेश कर रहा हूं। हमारे ऊपर यह दबाव रहता है कि खास जो तिथियां हैं क्रांतिकारी इतिहास में, उस दिन क्या कुछ ऐसा किया जाए जो थोड़ा सा अलग हो, बाकी तो सारी चीजें चल ही रही हैं। तो आज हमने कोशिश की है, पता नहीं है आप लोगों को खास लगेगा या नहीं, लेकिन हमने कोशिश की है कि ये जानकारी खास लगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भगत सिंह के बाल कब काटे गए, किसने काटे और कहां ये काटे गए थे। ये हम सभी जानते हैं, भगत सिंह शुरू से ही वो बाल कटवाए हुए नहीं थे। उनकी दाढ़ी थी जो परंपरागत रूप से सिख होते हैं उस तरह से उनका चेहरा था। जो शुरुआती दौर की तस्वीरें हैं, उनके बचपन की तस्वीर है, उनके कॉलेज में जो ग्रुप फोटो में उनका फोटो जो दिखता है, या फिर जो पहली गिरफ्तारी हुई है और खटिया पर बैठे हुए हैं उसमें फोटो आप देखिए तो वो सिख की तरह नजर आते हैं। पगड़ी भी बांधे हुए हैं, उनके बाल लंबे हैं, चेहरे पर दाढ़ी है। बचपन वाली फोटो में नहीं, लेकिन जब उनकी दाढ़ी उग गई थी तब। लेकिन जो सबसे अधिक उनका फेमस फोटो है, आइकॉनिक फोटो है, हेट वाली फोटो, उसमें उनकी दाढ़ी नहीं है और हेड से सर तो ढका हुआ है, लेकिन ये उनके सभी साथियों ने कहा है कि उनके बाल काट दिए गए थे। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि वो परंपरागत सिख से अब ये बाल कटवाने तक कैसे पहुंचे, कहां ये कारनामा हुआ था, ये ऐतिहासिक काम किसके हाथों से हुआ था। इसके लिए हम लोग कुछ गवाहियों को देखते हैं। उन गवाहियों से, उन दस्तावेजों से पता चलेगा। दस्तावेज के सहारे ही हम लोग इसका जवाब ढूंढेंगे, जैसा कि द फ्रीडम पर बाकी कहानियों में भी किया जाता है। दस्तावेजों को जब हम खंगालते हैं तो इस बारे में सबसे पहला जो जिक्र होता है ये होता है कि दिल्ली जो मीटिंग हो रही थी क्रांतिकारियों की, जहां HSRA का गठन किया गया था 8 और 9 सितंबर 1928 को, उसी समय 9 सितंबर 1928 को यह बात सबसे पहले चली थी। क्रांतिकारियों में से एक जो गद्दार बन गया था, सरकारी गवाह बन गया था, फणींद्रनाथ घोष, गवाह संख्या 3, वो अपनी गवाही में बताता है कि वहां जब बैठक हो रही थी तो उस संगठन चलाने के लिए सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी धन की। पैसे नहीं थे, एक एक रुपए के लिए संगठन मोहताज था। और यहाँ तक कि जिन क्रांतिकारियों को मीटिंग में बुलाया गया था कि आइए हम पैसा फिर वहाँ दे देंगे आपको आने जाने का भाड़ा, उनको कहीं से था ही नहीं पैसा, उनको नहीं दिया गया था। वो फिर अपने ही इंतजाम से सभी वापस लौटे। तो ऐसी स्थिति में ये किया गया कि कहीं ना कहीं अब पैसे के लिए एक्शन करना पड़ेगा। एक्शन मतलब उन दिनों क्रांतिकारी, दुनिया भर के क्रांतिकारी राजनीतिक डकैती करते थे, मतलब राजनीतिक मकसद के लिए डकैती करते थे। इसलिए उन डकैतियों को, जो सरकारी दस्तावेज हैं अंग्रेजों के समय में, उन्हें राजनीतिक डकैती का नाम किया जाता था। तो ये हुआ, शिव वर्मा ने प्रस्ताव रखा कि बिहार में अब तक कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ है, बिहार में ही कुछ किया जाए। तो BK सिन्हा, विजय कुमार सिन्हा ने भी स्वीकृति दी, हाँ ये सही बात है, बिहार में कुछ अगर हो सकता है। तो मीटिंग में फणींद्रनाथ घोष था, उससे पूछा गया कि क्या हो, कुछ माने बिहार में इस तरह का है कि कुछ किया जा सके। फणींद्रनाथ घोष चंपारण का रहने वाला था, बेतिया का। वो बताता है कि बेतिया में कुछ हो सकता है, बेतिया में उसके ध्यान में कुछ मारवाड़ी थे। तो साथ में वो कहता है कि भगत सिंह वहां आए और फिर हम लोग वहां देखेंगे घूम फिर करके कि कहां ये काम किया जा सकता है। तो भगत सिंह बोलते हैं कि ठीक है, मैं आऊंगा और उस समय तक मैं अपना ये जो बाल दाढ़ी मूछ वगैरह है सबको मैं हटवा लूंगा, इन सबको मुड़वा दूंगा। तो वहां पर कहता है ये फणींद्रनाथ घोष कि नहीं, बाल कटवा लेना, दाढ़ी भी मुड़वा लेना, लेकिन मूछ मत मुड़वाना, क्योंकि बिहार में मूछ मुड़वाने का फैशन नहीं है। आमतौर पर वहाँ लोग मूछ नहीं मुड़वाते हैं, मूछ रखते हैं। बिना मूछ के आओगे तो लोगों को शक होगा। तो बाकी बाल कटवा लोगे, दाढ़ी कटवा लो, मूछ मत मुड़वाना, और फिर वहाँ बंगाली के भेष में आ सकते हो। इस पर सहमति बन जाती है। ये पहली बार ये हो रहा था कि जहां अभी मीटिंग के दौरान ही भगत सिंह के बाल और दाढ़ी काटे जाने की चर्चा हुई है।
और फिर इसके बाद एक और गवाह के बयान पर हम लोग देखते हैं, वो जो क्रांतिकारी था लेकिन वो भी सरकारी गवाह बन गया था, हंसराज बोहरा। हंसराज बोहरा गवाह संख्या 5 ये बताता है अपने बयान में एक जगह कि भगत सिंह का चेहरा उस समय बदल चुका था, क्योंकि न उसके सिर पर बाल थे और न ही मुंह पर दाढ़ी। हंसराज बोहरा के इस बयान से पता चलता है कि 1 दिसंबर 1928 से पहले ही भगत सिंह की दाढ़ी मुड़ी जा चुकी थी, बाल काटे जा चुके थे, क्योंकि 1 दिसंबर को वो देखता है तो ये चेहरा बिल्कुल बदला हुआ था। हंसराज बोहरा पंजाब का ही था, वहीं लाहौर का, तो वो तो हमेशा उसने देखा ही था भगत सिंह को, तो वो बताता है कि एकदम चेहरा बदल चुका था। ये जान लीजिए कि 9 सितंबर 1928 को सर पर बाल थे, दाढ़ी थी, और 1 दिसंबर को बिल्कुल चेहरा बदल जाता है, यानी इस बीच में ये काम किया गया है। इसे जानने समझने के लिए अब हम एक और गवाह का बयान देखेंगे, और वो गवाह है जयगोपाल, गवाह संख्या 2। जयगोपाल अपने बयान में बताता है कि वह डॉक्टर गया प्रसाद, जो कि डॉक्टर BS निगम के नाम से फिरोजपुर में रह रहे थे, क्लिनिक चला रहे थे, और एक 2 मंजिली इमारत उन्होंने किराए पर ली थी, उसी इमारत में वहीं पर जयगोपाल डॉक्टर गया प्रसाद के नौकर के रूप में रह रहा था। जयगोपाल का जो बयान है उस हिसाब से 3 मकसद के लिए क्रांतिकारियों ने इस मकान को लिया था। पहला मकसद ये था कि यहाँ क्रांतिकारी आएंगे और जिनको पंजाब में रहना होगा, पंजाब में घूमना होगा या कोई एक्शन करना होगा, वो पंजाबी ड्रेस पहन लेंगे, कहीं के भी क्रांतिकारी हों, और जिसे यूपी जाना होगा यहाँ से तो वो यूपी का ड्रेस पहन लेगा, कुर्ता धोती जो आमतौर पर पहनते हैं लोग यूपी में, उस तरह का ड्रेस पहनेगा। तो एक तो इसके लिए ये रखा गया था कि कपड़े अपने लिबास बदल सकें। दूसरी बात इसके लिए भी ये रखा गया था कि डॉक्टर होने के कारण गया प्रसाद को बम बनाने के केमिकल आसानी से मिल जाएंगे, तो डॉक्टर गया प्रसाद के ही माध्यम से केमिकल वगैरह की खरीदारी करवाई जाएगी, खरीदारी होगी। तीसरा मकसद बताया कि अगर बढ़िया से क्लिनिक चल निकले तो क्रांतिकारी दल के लिए कुछ पैसे हो जाएंगे। हालांकि सुखदेव ने प्रोसीडिंग बुक पर जो टिप्पणी की है उसमें उन्होंने बताया है कि पॉइंट 1 और 2 सही है, महत्वपूर्ण है। पॉइंट 3 जो है, जो ये बता रहा है कि क्लिनिक चलने से पैसा जमा होगा, ये गलत है, ऐसा ये मकसद नहीं था। लेकिन ये बताता है, और उसी बयान में आगे वो बताता है कि सितंबर महीने की बात है 1928 की, कि एक दिन लाहौर से भगत सिंह और सुखदेव आए यहाँ क्लिनिक पर फिरोजपुर में, और वो अपने साथ एक माउजर रिवाल्वर, एक चाकू जो खोल सहित है, और कुछ और इस तरह से सामान लेकर के आए थे, और वहाँ ठहरे। जब ये लोग सो रहे थे तो अपने सिर के पास वो हथियार रख करके सोए। अगले दिन सुखदेव फिर चले जाते हैं लाहौर, और शाम में लौट करके आते हैं, और उसी समय फिर योजना बनती है कि भगत सिंह के बाल अब काट दिए जाएं। और फिर वो बयान में कहता है जयगोपाल कि मैंने, डॉक्टर ने और सुखदेव ने मिल करके भगत सिंह के बाल काट दिए, दाढ़ी मुड़ दी, और यहीं से भगत सिंह ने विलायती फैशन के बाल रख लिए। तो यह एक बाल काटने का चश्मदीद है जो बता रहा है कि बाल कहाँ काटे गए हैं। फिरोजपुर में जो मकान क्रांतिकारियों ने लिया था क्लिनिक के रूप में, जो डॉक्टर गया प्रसाद चलाते थे, और फिर कब काटा गया है तो सितंबर के महीने में। याद रखिए 9 सितंबर के बाद की ये घटना है। 9 सितंबर को तो अभी मीटिंग ही हुई थी दिल्ली में जिसमें अभी चर्चा हो रही थी, और 1 दिसंबर को वो देखता है बिल्कुल चेहरा बदला हुआ हंसराज बोहरा। और ये बता रहा है जयगोपाल कि सितंबर महीने में ही क्लिनिक पर ये दोनों आए थे, सुखदेव और भगत सिंह, और तब फिर बाल काटे गए थे, दाढ़ी मुड़ दी गई थी। इसे लेकर के एक संस्मरण भी लिखा है डॉक्टर गया प्रसाद ने। डॉक्टर गया प्रसाद के उस संस्मरण का वो हिस्सा हम लोग देख लेते हैं जहां पर उन्होंने इस बात को लिखा है। डॉक्टर गया प्रसाद लिखते हैं, भगत सिंह को भेष बदलना था जिसमें केश बाधक थे। भगत सिंह की धार्मिक आस्था समाप्त हो चुकी थी। तय हुआ कि उनके बाल कटवा दिए जाएं। अगर किसी नाई से कटवाते हैं तो योजना का भेद खुल सकता है, इसलिए यह निश्चय हुआ कि मैं ही भगत सिंह के बाल काटूं। मैंने यह ऐतिहासिक कार्य अपने क्लिनिक पर किया।
बाद में पकड़े जाने पर जयगोपाल मुखबिर हो गया तो उसने पुलिस को बताया कि भगत सिंह के सिर के केश व दाढ़ी क्लिनिक में डॉक्टर गया प्रसाद ने अपने हाथों से काटी थी। तो ये गया प्रसाद ने भी अपने संस्मरण में लिखा है। अब थोड़ी सी चर्चा उस ऐतिहासिक इमारत की भी हो जाए। वो फिरोजपुर के शाहगंज मोहल्ले में इमारत है, अब भी है, और अब उसे सरकार ने राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया है। अगर आप कभी भी जाएं फिरोजपुर तो उस मकान को देखने जरूर जाएं, और वहां शाहगंज मोहल्ले में ये मकान है। इस मकान को लेकर के स्पेशल ट्रिब्यूनल में गवाहियां भी हुई थी, खास करके गवाह संख्या 199 जिसका नाम था कालूराम और गवाह संख्या 200 दीवानचंद, इन दोनों ने बातें बताई हैं। जो गवाह संख्या 199 है कालूराम, उसने कहा था कि यहाँ एक डॉक्टर आया था, डॉक्टर BS निगम अपना नाम बताया था, और वो 5-6 महीने तक अपना क्लिनिक यहाँ पर चलाया। उसका एक नौकर भी रहता था जयगोपाल, और बाद में फिर ये लोग यहाँ से चले गए। और सहारनपुर में 1-1.5 महीना के बाद मैंने डॉक्टर को देखा और हमने पहचाना, डॉक्टर ने भी मुझे पहचाना, उसने नमस्ते किया, और फिर शिनाख्त परेड में वो डॉक्टर गया प्रसाद और जयगोपाल दोनों की शिनाख्त करता है। गवाह संख्या 200 दीवानचंद, वो बिल्कुल ही पड़ोसी था, और उसने अपनी गवाही में जो बताया है उससे पहले जयगोपाल ने भी उन बातों को बताया। जब डॉक्टर गया प्रसाद ये क्लिनिक के रूप में इस मकान को ले चुके, 2 मंजिले इमारत को, तो उसी समय योजना बनी कि जयगोपाल को भी वहां रख दिया जाए। तो कैसे रखा जाएगा? तो हुआ कि नौकर के रूप में रखा जाए कि ये नौकर है। तो ये हुआ कि अगर डायरेक्ट जयगोपाल वहां पहुंचता है तो लोगों को शक होगा कि अचानक नौकर कहां से मिल गया। तो गया प्रसाद ने ये किया कि जयगोपाल को कहा कि तुम पहले जाओगे दीवानचंद से मिलोगे, और दीवानचंद को कहोगे कि हम अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, या बहुत मामूली पढ़े लिखे हैं, हमको कहीं नौकरी दिलवा दीजिए, हम नौकरी खोज रहे हैं। और गया प्रसाद ने साथ में ये किया कि दीवानचंद को पहले उन्होंने कह दिया कि हमको एक नौकर की ज़रूरत है, अगर कोई आए या उस तरह की आपकी नज़र में हो तो हमको दे दीजिएगा, हमको यहाँ चाहिए एक नौकर। पहले से यह सब कुछ हो गया। जयगोपाल पहुंचा दीवानचंद के पास, दीवानचंद को पहले ही कहा जा चुका था, तो वो दीवानचंद कहता है कि ठीक है, उनका डॉक्टर साहब अभी नया क्लिनिक खोले हैं, वहाँ पर उनको नौकर चाहिए, तुम वहाँ पर चले जाओ। और 8 रुपये महीना पर वो दीवानचंद खुद ही नौकरी पर लगवा देता है जयगोपाल को। बाद में जितने क्रांतिकारी भी यहाँ आते थे वो भी इसी तरह से आते थे, वो सीधे डॉक्टर गया प्रसाद के पास नहीं पहुँचते थे, क्लिनिक पर नहीं जाते थे, वो सब भी पहले जाते थे दीवानचंद के पास और दीवानचंद से पता पूछते थे डॉक्टर BS निगम, और फिर वो पहुंचते थे उस क्लिनिक में। ये दीवानचंद ने अपने बयान में कहा है, और फिर बाद में उसने शिनाख्त भी की है कई क्रांतिकारियों की। इन दोनों ही गवाहों ने दिलचस्प बातें कुछ बताई हैं उस मकान के बारे में, क्लिनिक के बारे में, कि डॉक्टर जो BS निगम थे वो कभी क्लिनिक में नहीं रहते थे, हमेशा ऊपर रहते थे। उनके जो साथी आते थे मिलने वाले वो भी ऊपर ही रहते थे, और जब कोई जाता था कोई मरीज या हम ही लोग कभी गए पुकारे तो वो डॉक्टर साहब ऊपर से बोलते थे कि हाँ ठीक है नीचे आ रहे हैं, और ऊपर से नीचे आते थे। डॉक्टर गया प्रसाद ने वहां पर अपना एक बोर्ड भी लगाया था जिस पर लिखा हुआ था डॉक्टर BS निगम ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट। फिरोजपुर का यह मकान जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि 10 अगस्त 1928 से 9 फरवरी 1929 तक क्रांतिकारियों का अड्डा रहा। क्लिनिक के रूप में डॉक्टर गया प्रसाद इसे रखे रहे, और उसके बाद इसे 9 फरवरी 1929 के बाद इस मकान को छोड़ दिया गया। तमाम गवाहों के बयान, सबूत, दस्तावेज, क्रांतिकारियों के संस्मरण वगैरह देखें तो ये साफ है कि फिरोजपुर वाले मकान में भगत सिंह के बाल काटे गए थे, और सितंबर का वो कोई दिन रहा होगा 1928 का। डॉक्टर गया प्रसाद ने भगत सिंह के बाल काटे थे और दाढ़ी मुड़ी थे, और इसलिए बाहर नहीं ये काम करवाया गया था सैलून में, क्योंकि सिख अब कोई बाल कटवाएगा तो कोई भी सवाल जानना चाहेगा कि कौन सिख है भाई, अपना बाल कटवा रहा है, दाढ़ी मुड़वा रहा है। तो इसीलिए ये क्लिनिक में ही काम किया गया था, उसी मकान में ये काम किया गया था। तो मुझे लगता है कि अब ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी होंगी कि भगत सिंह के बाल कहाँ काटे गए थे, किसने काटे थे और कब काटे थे। वीडियो कैसा लगा, ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दे सकते हैं, अगर कहानी पसंद नहीं आ रही है तो डिसलाइक कर दीजिए। अगर आप क्रांतिकारियों से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर दीजिए, और आपके जानने पहचानने वाले लोगों में जो क्रांतिकारियों में रुचि रखते हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।